हेलो एवरीवन, दीप एकेडमी की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें विश्व भूगोल की जो श्रृंखला रहेगी उसका पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में सबसे ज़्यादा मोस्ट है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले इसमें अक्षांश रेखाओं की बात करें। अक्षांश जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर केंद्र से पृथ्वी की सतह तक जो कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर 22 डिग्री का कोण हम बना रहे हैं भूमध्य रेखा के सहारे। जो कोणीय दूरी ज्ञात की जा रही है पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच में, इस कोणीय दूरी को मिलाने वाली, एक समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार से इधर भी 22 डिग्री का कोण बनाया इस भूमध्य रेखा के सहारे। दोनों तरफ समान मान वाले कोण है। 22 डिग्री का कोण हमने इधर बनाया पृथ्वी के केंद्र से सतह तक। तो समान मान वाली कोणीय दूरी को आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वह अक्षांश रेखा कहलाती है। और यहाँ पर जो भी हम कोणीय दूरी याद करेंगे, ये सभी कोणीय दूरियाँ क्या होगी? 22 डिग्री कोण होंगी ये सभी। इस प्रकार तो यहाँ से लेंगे, इसको आधार बना करके ये कोण लेंगे तो ये 22 डिग्री का होगा, ये भी 22 डिग्री का होगा। अर्थात सभी समान मान वाले कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है? वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा से जो ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते समय इन रेखाओं का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तथा इनके बीच की दूरी भी समान रहती है। जो ही हम यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो मान निरंतर बढ़ता जाता है एवं वृत्तों का आकार, जो अक्षांशीय वृत्त बनते हैं वो क्या होते जाते हैं? छोटे होते चले जाते हैं। इस प्रकार से अक्षांशीय वृत्त छोटे होते चले जाते हैं। ध्रुवों पर जाते जाते ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल शून्य, कोई वृत्त नहीं बनते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच जो कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है, उन कोणीय दूरी के समान मान वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसी प्रकार से हम समान मान वाले कोण बनाते जाते हैं, अंत में लास्ट में 90 डिग्री का कोण। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी, अर्थात विषुवत रेखा के नीचे भी यहाँ समान मान वाले कोण बनाए जाते हैं। वो सभी समानांतर रेखाएं, ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये सभी वृत्ताकार होती है। सभी प्रकार की रेखाएं काल्पनिक होती है। इनका मुख्य उपयोग क्या होता है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों ही मिलाकर के क्या करती है? संपूर्ण पृथ्वी पर किसी प्रदेश की या किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति की हमें जानकारी प्रदान करती है। किसी भी प्रकार की भौगोलिक स्थिति हमें की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम इन दोनों काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। भूमध्य रेखा, इसको
विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके समानांतर ये सभी समान कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं हो। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? यहाँ पर कुल अक्षांश होते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 90 डिग्री दक्षिणी, और एक होती है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। टोटल मिलाकर के अक्षांश हो जाते हैं 181। और अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त, तो ये होते हैं, इसमें से 90 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों ही ध्रुवों पर क्या होती है, वृत्त नहीं बनते हैं, ना ही कोई रेखा होती है। इस कारण से इसमें से अगर -2 करेंगे तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, 179। और अक्षांशीय कोण की बात करें, अक्षांशीय कोण होते हैं 180। इसमें मित्रों 0 डिग्री जो आधार रेखा मानी जाती है विषुवत रेखा को, ये बेस लाइन को छोड़कर के सभी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, टोटल मिलाकर के अक्षांश कोण होते हैं 180। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। और इन अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध या जोन कहा जाता है। ध्यान रहे मित्रों, अक्षांश रेखाएं अगर मुख्य रूप से केवल अक्षांश रेखाओं की बात करें कि अक्षांश रेखाएं मुख्य रूप से किसकी जानकारी प्रदान करती है, तो यह ताप कटिबंध का निर्धारण करती है। कौन से कटिबंध में कौन से तापमान पाया जाता है। अब यह सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग इनमें ताप कटिबंध का निर्धारण किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये अक्ष रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा। इस प्रधान मध्याह्न रेखा पर पृथ्वी लगभग कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तो ये अक्ष रेखा है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा। और इस विषुवत रेखा को अक्ष रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्ष रेखा के सहारे कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा कक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। इसी कारण कुछ प्रधान अक्षांश रेखाएं बनाई गई है जिसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसे कर्क रेखा नाम दिया गया है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंत में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब ये कैसे, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य की दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक तो परिभ्रमण गति और एक होती है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति जो दैनिक गति होती है
इस दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन रात का बदलना, दिन रात का बदलना, ज्वार भाटा जैसी क्रियाएं और समय का बदलना, ये दैनिक गति के कारण होता है। जबकि परिक्रमण या वार्षिक गति होती है। वार्षिक गति में क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं, इसी के साथ साथ वर्ष बदलते हैं और दिन रात के छोटा बड़ा होने का कार्य, ये क्रियाएं किसके द्वारा होती है, वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण होता है। अब वार्षिक गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री, उसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में सदैव रहता है। ऐसी स्थिति में सभी जगह पर तापमान क्या है, समान नहीं होता है। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात क्या होते, समान होते। लेकिन 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव होने के कारण सूर्य कभी कर्क रेखा पर चमकता है, कभी मकर रेखा पर चमकता है, तो कभी विषुवत रेखा पर चमकता है। अर्थात पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है एक निश्चित स्थान पर न पड़ करके कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सीधा पड़ता है। इसी कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। आगे देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखा जो प्रधान मध्यांतर रेखा होती है, पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच में, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के दोनों बिंदुओं को मिलाती है, नॉर्थ पोल तो साउथ पोल से मिलाती है, दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देशांतर रेखाएं सभी क्या होती है, ये सभी अर्धवृत्ताकार होती है, अर्थात ध्रुवों से ही प्रारंभ होती है और ध्रुवों पर ही जाकर के मिलती है। इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची जाती है। आपने देखा होगा ग्लोब पर सभी देशांतर रेखाएं इसी प्रकार से खींची जाती है। देशांतर की परिभाषा होगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, जबकि विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाती है, धीरे धीरे शून्य होती चली जाती है। दिखाई दे रहा होगा विषुवत रेखा पर इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक है, लेकिन जो हम ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, बिल्कुल समान हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार यह अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि विषुवत रेखाएं अक्षांश रेखाएं कैसी थी, वृत्ताकार थी। वो किसी भी प्रकार से आपस में एक दूसरे अक्षांश से नहीं मिलती थी और विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं है। जबकि देशांतर रेखाएं क्या है, अर्धवृत्ताकार है। यह ध्रुवों से ही तो शुरू होती है और ध्रुवों पर ही समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से इन देशांतर रेखाओं का जो कार्य होता है वो क्या होता है, समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करने में सहायक होती है। इस प्रकार से जब सूर्य पूर्व की तरफ से उदय होता है तो पृथ्वी जब दैनिक गति करती है, घूर्णन गति के कारण क्या होती है कि देशांतर रेखाएं एक निश्चित समय के अनुसार क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति क्या कर रही है,
अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। इस कारण जब सूर्य का प्रकाश जिस देशांतर रेखा पर पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है, अर्थात पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव सूर्य का प्रकाश होता है और आधे भाग पर छाया रहती है। इस कारण से 24 घंटे दिन 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। लेकिन यह समान नहीं होने का कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। और सूर्य के उदय होने के पश्चात जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश सीधा होता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सूर्य का प्रकाश तो उस देशांतर पर समय क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, पिछले वाले देशांतर पर समय पीछे होता जाता है। भूमध्य रेखा पर इन देशांतर रेखाओं के बीच की औसत दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर के नाम से जाना जाता है, गौर कहा जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो ये जाल बनता है इस प्रकार से, ये अक्षांश रेखाएं और ये जो ऊपर से ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही है काल्पनिक रेखाएं वो देशांतर रेखाएं। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ये बने हुए जाल ये क्या कहलाते हैं, ग्रिड कहलाते हैं, ग्रिड कहलाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल ग्रिड कहलाते हैं। अब यह दोनों मिलकर के क्या करते हैं, किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की हमें जानकारी आसानी से प्रदान कर देते हैं। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, इसे ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींची जाती है और पूर्व की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की बात करें तो उसकी होती है 360 देशांतर रेखाएं। हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण गति करती है वो लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने समय में, 24 घंटे में। देखिए समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रही है, परिभ्रमण गति कर रही है 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। 24 घंटे में मिनट कितनी होगी, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 1440 मिनट्स होंगे। 1440 मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण। तो पृथ्वी को देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, लगभग 240 सेकंड लगते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 डिग्री का कोण बनाएगी कितने में,
60 मिनट देशांतर को घूमने में 240 सेकंड का समय लगेगा। उसी प्रकार से 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड का समय लगेगा। एक मिनट देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 सेकंड का समय लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये है विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व की तरफ जाते हैं, इधर पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। समय घटता है। जैसे यहाँ पर 10 बज रहे हैं, एक डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, 9:56 AM। 10 डिग्री पर जाएंगे, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाएंगे तो यहाँ पर समय क्या होगा, यहाँ से देखो देशांतरी अंतर इन दोनों के बीच 10 डिग्री का अंतर होगा तो लगभग 40 मिनट कम होगा। तो यहाँ पर 9:20 समय होगा। हमें यहाँ का समय ज्ञात है और यहाँ से हम पूर्व की तरफ समय ज्ञात कर रहे हैं। पूर्व की तरफ का समय ज्ञात करने पर हमें क्या होगा, प्रत्येक देशांतर पर 1 डिग्री देशांतर पार करने पर हमें 4 मिनट का समय घटाना होगा। 1 मिनट देशांतर पार करने पर 4 सेकंड का समय कम करना होगा। और जब पूर्व से पश्चिम की तरफ का समय ज्ञात करते हैं तो फिर क्या होता है, समय में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 9:20 हो रही है तो यहाँ पर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, 9:56 अर्थात 9 डिग्री का क्या हो गया, इनके बीच में अंतर हो गया, देशांतरीय अंतर। 10 डिग्री पूर्व से 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में देशांतरीय अंतर कितना हो गया, 10 में से 1 डिग्री घटाएंगे तो 9 डिग्री का देशांतरीय अंतर है। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है तो 9 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर 9:20 में 36 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9:56 इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें दोनों ही गोलार्धों में, यहाँ पर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 9:20 हो रही है और यहाँ पर 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात कीजिए। 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हम देशांतरीय जो अंतर ज्ञात करेंगे वो देशांतरीय अंतर यहाँ पर घटाया नहीं जाएगा क्योंकि दोनों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर पश्चिमी देशांतर है और इधर पूर्वी देशांतर है। तो ऐसी स्थिति में 10 डिग्री पूर्वी देशांतर और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर को जोड़ लिया जाएगा। कितने हो जाएंगे, 20 डिग्री देशांतर का अंतर इसमें पाया जाएगा। तो 20 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 को 4 से गुणा करो क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 20 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, लगभग 80 मिनट का समय लगता है। अब इसको मिनट की इकाई को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा और 20 मिनट। अब 1 घंटा और 20 मिनट को किसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हमें दिया है 9:20 हो रही है और हमसे पूछा गया है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें 9:20 हो रही है, इसमें 1 घंटा और 20 मिनट हम जोड़ देंगे। कितना हो गया, 10:40 हो जाएंगे। तो
यहाँ पर 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा, 10:40। इस प्रकार समय ज्ञात किया जाता है। मुख्य रूप से देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है, अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध का निर्धारण करती है, और दोनों ही मिलकर के संयुक्त रूप से किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की हमें जानकारी प्रदान करती है। अर्थात हमें किसी भी प्रदेश की भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार से आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है।